जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम सुरा सईद और आज हम जो है लर्न करेंगे रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के बारे में। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस जो कि हमारे इनकम स्टेटमेंट के बेसिक जो है हमारे पास होते हैं कि आप उसको कह सकते हैं कि आपके पास जो है रेवेन्यू को आप और आपके पास जो है एक्सपेंसेस को अगर आप माइनस करते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करते हैं, तो आपके पास आ जाती है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। सो आपके पास रेवेन्यूज़ आपके क्या होते हैं जो आपकी इंक्रीज़ करते हैं ओनर्स इक्विटी को, और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके डिक्रीज़ करते हैं ओनर्स इक्विटी को। सही है। तो यहाँ पे आपके पास जो रेवेन्यूज़ होते हैं वो बेसिकली आप जब सेल करते हो, जब आप सेल करते हो कोई भी चीज़, आपकी सेल्स इंक्रीज़ करती हैं तो आपका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ करता है। या फिर आपकी रिटेन अर्निंग्स भी जो आप हैं कि आपकी जो वो भी आपकी बेसिकली आती हैं रेवेन्यूज़ में। रेवेन्यूज़ आपके क्या होते हैं, इनफ्लोज होते हैं आपके एसेट्स का। फॉर एग्जांपल रिडक्शन इन लायबिलिटीज़। ठीक है। जैसे आपके इनफ्लोज होते हैं, जो आपके पास पैसा आ रहा होता है, जो आप कमा रहे होते हो, वो आपके होता है रेवेन्यूज़। इसमें से जो आपकी लायबिलिटी होती है वो उसके हिसाब से, या फिर आपकी रिडक्शन हो रही होती है लायबिलिटी में, इसको हम जो है कहते हैं आपकी लायबिलिटी आपकी कम हो रही होती है। इन एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स, जो आप कस्टमर को जो है प्रोवाइड कर रहे होते हो, जैसे जैसे गुड्स और सर्विसेज आप उसको प्रोवाइड करते हो कस्टमर को, वैसे वैसे आप अपना रेवेन्यू जो है आपके इंक्रीज़ होता है, आपका इनफ्लो ऑफ एसेट्स जो है वो इंक्रीज़ होता है। अ रिटेल स्टोर सच एज वॉलमार्ट जो है वो अर्न करता है रेवेन्यू बाय सेलिंग गुड्स टू कस्टमर। ठीक है। वॉलमार्ट आपका जो है बहुत फेमस एक स्टोर है, जो आपका जो है वो रेवेन्यू जो है अपना मेक करता है जब जब वो सेल करता है कस्टमर को कोई चीज़। या फिर आपकी जो सीपीए फर्म जो है, जो आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म होती है, वो अर्न करती है रेवेन्यू जैसे ही वो जो है अपने जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है, टैक्स रिटर्न कैसे प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ऑडिटिंग कैसे करते हैं। सो बेसिकली वो आपका जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, और वो आपको बताते हैं कि भाई आपका जो है आप रेवेन्यू कैसे अर्न करते हो। सो यहाँ पे आपके क्रिटिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रेवेन्यू के याद रखने वाले हैं, सबसे पहले तो कैश नीड नॉट टू बी रिसीव्ड इन ऑर्डर फॉर रेवेन्यूज़ टू बी रिकॉर्डेड। सो इसके लिए इम्पोर्टेंट फ़िलहाल ये हमारे पास ये है कि आपके जो है आपको ज़रूरी नहीं कि कैश आपको मिलेगा तो आप जो है वो रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे। सही है। यहाँ पे आपके पास जो है वो क्रेडिट पे अगर आपकी जो है चीज़ें आपने सेल आउट की हुई हैं और आपको जो है वो भी आप जो है रेवेन्यू में इंक्रीज़ कर लिखते हो कि आपका रेवेन्यू जो है वो मेक हो चुका हुआ होता है। जैसे ही आपकी सेल हो जाती है, वैसे ही आपका रेवेन्यू आपने गेन कर लिया होता है। सो यहाँ पे आपके रेवेन्यूज जो होते हैं आपके अर्न होते हैं जब आपकी कंपनी जो है वो डज बट इट इज़ सपोज टू डू अकॉर्डिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो आपकी जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है, उसके हिसाब से जो काम कर रही होती है, वैसे वैसे उसका जो है रेवेन्यू अर्न हो रहा होता है। रेवेन्यू में अकाउंट रिसीवेबल्स जो होते हैं आर प्रोमिसेस बाय अ कस्टमर और क्लाइंट टू पे कैश इन द फ्यूचर। जो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स तो वो डिफरेंट होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स आपके क्या होते हैं, वो आपके प्रोमिसेस होते हैं कि वो आपको जो आपका कस्टमर या आपका क्लाइंट जो है वो आपको फ्यूचर में पे करेगा। अगर आप क्रेडिट पे सेल कर रहे होते हो तो आप अकाउंट रिसीवेबल में भी आपकी एंट्री जा रही होती है। आपने रेवेन्यू तो मेक कर लिया है, रेवेन्यू के तो आप लिखोगे कि आपका रेवेन्यू फॉर एग्जांपल 500 का हो गया है, लेकिन आप अकाउंट रिसीवेबल में लिखते हो जब आपको कैश नहीं मिलता। ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल आपके पास आपका एसेट होता है। जब रेवेन्यू रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो कंसर्न कैश रिसीवेबल बिफोर अ सर्विस इज़ परफॉर्म्ड और गुड्स आर डिलीवर। जो आपका इससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आपका जो है कि रेवेन्यू रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो आपका ये है कि कैश जो है वो आपको रिसीव होगा बिफोर अ सर्विस। ठीक है। अगर आपकी सर्विस अगर आपने प्रोवाइड नहीं अभी तक नहीं की है और आपको पहले से जो है वो जो है पैसा आपको मिल जाता है सर्विस प्रोवाइड करने से पहले, तो
या आपने सर्विस प्रोवाइड करने से पहले या फिर आपने गुड्स डिलीवर करने से पहले, तो आप उसको अर्न रेवेन्यू लिखते हो, यानी कि वो अभी आपने नहीं कमाया लेकिन वो आपको बाद में जैसे जैसे आप सर्विस और गुड्स प्रोवाइड करोगे वैसे ही वो अर्न होना शुरू हो जाएगा। तो अर्न रेवेन्यू बेसिकली आपकी लायबिलिटी होती है, ठीक है। इसको आप रेवेन्यू में नहीं लिखते, इसको आप लायबिलिटी में लिखते हो, ये आपकी लायबिलिटी है। और कंसिडर द फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि मैगज़ीन जो है आपके पास कंपनी रिसीव्स $24 विच रिप्रेजेंट अ ईयर सब्सक्रिप्शन। जो $24 है वो एक मैगज़ीन कंपनी को मिलता है कि वो ईयर, एक साल की जो है सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। एक साल मतलब कि जो आपके पास इंटरनेशनल मैगज़ीन्स होते हैं, जो आपके बड़े बड़े फाइनेंशियल मैगज़ीन्स होते हैं, उनके उनके लिए पहले से आपको जो है पेमेंट करनी पड़ती है ताकि वो आपको मिल सकें। वो बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम लोग जो है उन्हें मंगवाते हैं। तो आपको पहले आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो आप सब्सक्राइबर जो है, आप जो कोर्स वगैरह है, तो वो आपकी जो है आपने तो पेमेंट कर दी है, आपके आपके अकाउंट में तो वो प्री पेड के हिसाब से आएगा, और प्री पेड आपका एसेट होता है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास जो यहाँ पे आपने कंपनी को पे की है, वो कंपनी जो है उसको अपने अर्न रेवेन्यू में लिखेगी, और अर्न रेवेन्यू कंपनी का जो है वो लायबिलिटी है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल में जो हम आपके नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है, जो मैगजीन कंपनी में नॉट रिकॉर्ड रेवेन्यू बिकॉज इट हैज़ नॉट अर्न रेवेन्यू येट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कंपनी जो है वो अभी तक जो है वो रेवेन्यू में नहीं लिखेगी, वो उसको अर्न रेवेन्यू कंसिडर करेगी, और अर्न रेवेन्यू जो है वो इसकी लायबिलिटी होगा। और जो इसका रेवेन्यू कैसे अर्न होगा, जैसे जैसे वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती रहेगी, जैसे आपको जो है पहले साल का मैगज़ीन देगी, तो आपका जो है वो उसका कुछ पोर्शन जितना, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो $2 अगर एक का बनता है, एक महीने का आपका मैगज़ीन का बनता है, तो वो $2 जो है वो एंट्री हो जाएगी उसकी एज अ रेवेन्यू। सही है। तो यहाँ पे जो है वो वैसे वैसे अर्न करती रहेगी 12 मंथ्स तक के लिए। सो यहाँ पे it owes magazine to the subscriber and has thus at the liability called unearned revenue not revenue। सो ये मैं तो आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि वो आपका रेवेन्यू नहीं कहलाएगा जब तक आप उसे अर्न नहीं करोगे। इन एडवांस पेमेंट आपने कर दी है, लेकिन कंपनी के लिए वो अभी उसकी रेवेन्यू नहीं है जब तक वो उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है। जो मैगज़ीन जो है वो जैसे जैसे जो है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि मैगज़ीन जैसे जैसे जो है सेंड करती जाएगी रेवेन्यू, वैसे वैसे जो है वो उस रिकॉर्ड भी करती जाएगी, ठीक है। वैसे अर्न भी होता जाएगा, वैसे रिकॉर्ड भी करेगी। जो अर्न रेवेन्यू है वो आर यूजुअली सेटल्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विस अनलाइक अदर लायबिलिटीज़ विच आर यूजुअली सेटल्ड बाय द पेमेंट ऑफ कैश। अच्छा, इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो आप लोग कुछ इन एडवांस पेमेंट कर देते हो, वो इन एडवांस पेमेंट भी आपके पास जो है वो अर्न रेवेन्यू ही होता है, लेकिन वो आपका अर्निंग में तभी कंसिडर होता है जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जब आप गुड्स प्रोवाइड करते हैं, आपने जिस कंपनी को दिया है वो वैसे वैसे अर्न करेगी। सो परफॉर्मेंस उसकी जो है वो सर्विसेज जो है वो देना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? अगर आपके पास जो है यहाँ पे जो एच जैकब कैपिटल सर्विस रेवेन्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, $600 उसने यहाँ पे जो है आपका जो है सर्विस रेवेन्यू उसने दिया है। 200 जो है वो कैश में है, और 400 गया है अकाउंट रिसीवेबल में, ठीक है। मतलब यहाँ पे उसने जो है जो कैश है वो 200 का पे किया है, और बाकी का उसने कहा है कि मैं आपको जो है कुछ महीनों के बाद पेमेंट करूँगा, तो वो $400 वहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल में चला गया, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो अर्न रेवेन्यू की एंट्री है, अर्न रेवेन्यू की एंट्री आपके पास कैसे होगी? अर्न रेवेन्यू आपका जो इन एडवांस पेमेंट आपने की है वो आप क्या करोगे, लायबिलिटीज़ में लिखते हो, ठीक है। 100 आपके पास आ गया अर्न रेवेन्यू, कैश में आपके पास 100 चला गया, ठीक है, क्या कंपनी की कैश में, ठीक है। अर्न रेवेन्यू जो है कंपनी ही रिकॉर्ड करेगी 100, और कैश में लिख देगी 100, ठीक है। सो दैट वाज बैलेंस टोटल एसेट्स
इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी, दोनों साइड्स इक्वली बैलेंस्ड होनी चाहिए। एक्सपेंसेस आपके पास क्या होता है? एक्सपेंसेस अकर व्हेन रिसोर्सेज आर कंज्यूम्ड इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू। जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके अकर होते हैं जैसे जो आप रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, जो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आप जो एक्सपेंस कर रहे होते हो, जो खर्चा कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल आपकी बिजली का बिल है, आपके पानी का बिल है, आपके गैस का बिल है, या आपके ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है, या फिर आप जो एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देते हो, या फिर आपके पास जो है वो वेजेस दे रहे हो, वेजेस, रेंट, सैलरीज, ये आप सैलरीज और वेजेस एक ही चीज़ होती है, ठीक है। वेजेस जो होते हैं वो आपके होते हैं छोटे होते हैं, मतलब डेली वेजेस वगैरह होते हैं, सैलरीज वो मंथली वगैरह आ जाती है आपकी, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपने बिल्डिंग की करवाई हुई है, गाड़ी की करवाई हुई है, ट्रक की करवाई हुई है, सही है। यूटिलिटीज़ जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, ये आपकी यूटिलिटी बिल जो होता होता है, ठीक है। एंड और सेम एज बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस क्या क्या है कि सैलरी एक्सपेंस जो है वो आपका, ये ओनर्स इक्विटी में जो यहाँ पे लिखा हुआ है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, इसको हम जो रेवेन्यू वाला केस है वो तो आप बिल्कुल आपके इनकम स्टेटमेंट में चला जाता है, ये ओनर्स इक्विटी में नहीं होता। लेकिन आपकी यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस आपका क्या है 700 वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका जाएगा एक्सपेंस होगा। एक्सपेंसेस आपके जो होते हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके तमाम के तमाम डेबिट होते हैं, सही है। और जब आपके इनकम स्टेटमेंट में, और आपकी जो रेवेन्यू होता है वो क्रेडिट साइड पे होता है, सही। सो यहाँ पे आपके पास जो होता है एसेट्स, आपके पास क्या होगा एसेट, जो आपके पास एक्सपेंसेस में आपने क्या किया 700 का आपका सैलरी एक्सपेंस हुआ, आपने सैलरीज पे की हैं, कैश आपके पास जो है 700 का चला जाएगा, ठीक है। सैलरी एक्सपेंस भी आप क्या करोगे 700 से आप लिख दोगे, और आपके पास जो है कैश भी 700 से चला जाएगा। और यहाँ पे आपके पास एक्सपेंसेस जो है ना वो आपके आ जाएंगे। जो एक्सपेंसेस आपके पास क्या होते हैं क्रिटिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, सिमिलर टू डैट द रेवेन्यू होल्ड ट्रू फॉर एक्सपेंसेस। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट होता है कि एक्सपेंसेस आपके तब हो रहे होते हैं जब आपने रेवेन्यू जनरेट करना होता है। यहाँ पे बिजनेस जो होता है नीड्स टू पे आउट कैश इन ऑर्डर टू हैव टू रिकॉर्ड दैट एन एक्सपेंस हैज़ अकर। जो बिज़नेस है उसको पे करना पड़ता है कैश में, ताकि वो रिकॉर्ड कर सके एक्सपेंसेस को, जो कि अब तक उसने जो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किए हुए वो जो उनसे अब तक हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि आपने फ्यूचर में जो उनसे एक्सपेंसेस करने हैं वो आप अभी से एंटर कर दो, फ्यूचर में जो उनसे एक्सपेंसेस होंगे वो आप फ्यूचर में एडअप करोगे। जो क्रिटिकल इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें एक और है आपके पास के जो आपका सिमिलर है कि जो आप रेवेन्यू को होल्ड करने के लिए जो है आप क्या करते हो कि आपके पास जो एक्सपेंसेस हैं वो जो आपको खर्चे करने पड़ते हैं। इसमें एक एग्जांपल ये भी है कि इफ़ आ रिपेयरमेंट्स कम्स टू द बिजनेस टू वर्क ऑन द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अगर एक रिपेयरमैन आता है और वो बिज़नेस में जो है वो आपके पास एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसको वो ठीक करने के लिए आता है, रिपेयर करने के लिए आता है, तो उसमें क्या बिजनेस को जो है वो उसका रिपेयर एक्सपेंस उनका होगा। चाहे वो जो है अभी तक उसका जो है उन्हें पेमेंट नहीं की हुई है, लेकिन वो उसको अकाउंट्स पेबल में उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। तो कस्टमर की जो है वो इसमें है एबिलिटी है, लाइबिलिटी बनती है कि वो उसको जो है बेशक जो उसने अभी अकाउंट्स पेबल में कर दिया कि ठीक है मैं आपको पेमेंट जो है कल कर दूंगा, आपसे मैंने एसी रिपेयर करवाया है, लेकिन वो उसे कैश में पेमेंट करेगा 1 या 2 दिन में, तो वो उसका लाइबिलिटी बनती है, तो वो अकाउंट्स पेबल में आपके पास जाएगा, ठीक है। और आप लिखोगे कि आपके पास जो है वो एसी आपने रिपेयर करवाया है, ठीक है, वो आपका एसी जो रिपेयर है वो आपका पास क्या होगा रिपेयरिंग में आपका जो है वो एक्सपेंस हो चुका हुआ होगा। जो यहाँ पे वर्ड पेबल है वो आप यूजुअली यूज़ करते हो लाइबिलिटी टाइटल के लिए, नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, ठीक है, और ये आपके लाइबिलिटीज़ होती हैं। सो एक्सपेंसेस का वर्ड देख के ये घबरा मत जाइएगा कि यहाँ पे शायद पेबल आपके एक्सपेंसेस में आएगा, पेबल आपके एक्सपेंसेस में नहीं आएगा। ये आपके पेमेंट के तरीके को बता रहा है कि अगर आप जो है एक्सपेंस होता है तो आप कैसे पे करते हो। कैश में होगा तो डेफिनेटली वो कैश में चला जाएगा और कैश से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंसेस हमेशा आपके सब्ट्रैक्ट होते हैं
अकाउंट्स पेबल में अगर वो कह रहा है तो अकाउंट्स पेबल में जाके वो एडअप हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट्स पेबल आपकी लायबिलिटी होती है और उसने उधार पे जो है ना किया है कि मैं आपको आपसे जो है आपको पेमेंट बाद में करूँगा 1 या 2 दिन में। अच्छा, पेबल की यहाँ पे दो आपके पास बेस्ट एग्जांपल्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें एक वेजेस पेबल वाला भी है। वेजेस पेबल भी आपके पास आपकी जो है लायबिलिटी होती है। नोट्स पेबल आपको पता है कि नोट्स पेबल आपके पास रिटन ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है, वो आपके लिए जो है मोर देन 1 ईयर भी हो सकता है। अकाउंट्स पेबल का आपके पास अब अनरिटन ऑब्लिगेशन होती है, वो अभी आपके पास लिखी भी नहीं होती है, आप उससे मुँह ज़बानी करते हैं कि आप उसको पेमेंट करेंगे करेंगे, ठीक है। डैट राइजेस इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ बिज़नेस, जो अब तक के बिजनेसेस में हुए हैं, नॉर्मल ऑपरेशन में अब तक आपने जोन सा भी काम किया है और उसमें जोन से भी खर्चे हुए हैं, तो आपने उसको कह देते हैं कि मैं आपको 1 या 2 दिन में या 10 दिन में 15 दिन में या महीने 2 महीने में आपको जो है पेमेंट कर दूंगा, तो वो आपकी अकाउंट्स पेबल में चला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके वेजेस पेबल होते हैं। अगर आपने एम्प्लॉयज़ को अभी तक वेजेस पे नहीं की हैं तो आप उसको भी जो है पेबल में लिख देंगे, ओके। सो वेजेस पेबल में यहाँ पे आपके पास आ गया कि यूटिलिटी एक्सपेंस जो है वो 120 से आपका जो है वो आपका जो है आपने खर्चा कर लिया हुआ है। यूटिलिटी एक्सपेंसेस का अलग से कॉलम बनता है, लेकिन यहाँ पे ओनर्स इक्विटी में लिखा हुआ है, क्योंकि वो आपको बताना चाह रहा है कि आपका जो है इस तरीके से आपका बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि यूटिलिटी पेबल में आपका वो उसने जो है एडअप हुआ है, ठीक है। एक्सपेंस आपका हो चुका है, यूटिलिटी एक्सपेंस आपका 120 का, और यूटिलिटी पेबल आपके पास जो आपकी लायबिलिटी है उसमें आपके पास जो है 120 एडअप हो चुका है। सेल्स ऑफ इन्वेंट्री आपके पास क्या होता है? सेल्स ऑफ इन्वेंट्री कंटेन बोथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस कंटेंट। जो आपके पास सेल्स ऑफ इन्वेंट्री है वो आपके बोथ जो दोनों है रेवेन्यू और एक्सपेंस कंटेंट उसने उसने होल्ड करता है। कैसे होल्ड करता है? अ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट बिकॉज एन एसेट हैज़ बीन obtained एंड गुड्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू कस्टमर। जो आपके रेवेन्यू और ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपकी एग्जिस्ट करती हैं, क्यों? बिकॉज आपके जो एसेट है वो आपने एक obtain किया हुआ होता है, और आपकी गुड्स जो होती हैं वो प्रोवाइड आप करते हैं कस्टमर्स को। आपके जो एक्सपेंस ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि आपने एक एसेट को गेन करने के लिए, अर्न करने के लिए या कंज्यूम करने या जनरेट करने के लिए आपने उसमें जितना भी खर्चा किया होता है कि आप जो है ना रेवेन्यू को जनरेट करें। सो रेवेन्यू बेसिकली आपके पास आपका आपका जो है एक अर्निंग होती है आपकी, आपने कुछ गेन किया हुआ है तो वो आपके जो अर्न करने के लिए आपने जो उस पर जो खर्चा किया हुआ होता है वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। सेल्स ऑफ इन्वेंट्री, जो द रिजल्टिंग एक्सपेंसेस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो आपकी जो सेल्स ऑफ इन्वेंट्री का जो आपका रिजल्ट होता है एक्सपेंसेस का, वो आप उससे क्या कहते हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बिल्कुल एक फार्मूला बनता है जो मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फार्मूला होता है, लेकिन अभी तक के लिए आप यही समझ लें कि जो आपके जितने भी रिजल्ट होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपके कहलाए जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो रिज़ल्ट होते हैं उनका जो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास आता है सेल्स, जो आपका रेवेन्यू है वो आप सेल्स ऑफ इन्वेंट्री का आपके पास सेल्स आपके पास रेवेन्यू हो गया है, प्लस 4000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने आपके पास यहाँ पे जा रहा है माइनस 2200 का। अच्छा, अब इसमें सेल्स जो रेवेन्यू की हुई हैं इसमें तो आपके पास जो है अकाउंट रिसीवेबल का यहाँ पे आपके पास जो है ना एंट्री आपके पास हुई है +4000 की, ठीक है। यानी कि आपने आपकी सेल्स हुई हुई है उधार पे, सही। और जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो उसकी 2200 जो है उसकी एंट्री हुई हुई है और वो आपने इन्वेंट्री में की हुई है 2200, ओके। एडजस्टमेंट्स टू अकाउंट के लिए आपके पास सेवरल एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो आपके सेवरल एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको आपके लिए मस्ट हैं कि आप उनको करें, ताकि आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं उसके एंड में जो है अकाउंटिंग पीरियड के
आपको जो है करीबन सारे जो है अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह चेक भी करने पड़ते हैं, उनकी एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती है अपने पूरे अकाउंटिंग पीरियड में। उसमें सेवरल एडजस्टमेंट्स भी आपको करने पड़े होते हैं। Adjustments to accounts. So a balance in an account may need to be adjusted because of the passage of time and the occurrence of event in the time period. इसमें आपके जो बैलेंस जो आपका बैलेंस आपका आपका होता है जो एक अकाउंट में, वो उसको उसके लिए मे भी आपको ज़रूरत पड़ जाए कि आप उसकी एडजस्टेड उसमें जस्ट मे बी नीड टू बी एडजस्टेड, कुछ उसको जो कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह भी आप करनी पड़ जाए, क्योंकि उसमें पैसेज ऑफ टाइम की वजह से उसकी अकरेंस जो इवेंट उसके हुए हुए कॉन्टीन्यूसली इवेंट्स जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हुए हुए उस टाइम पीरियड के दौरान में, उसकी वजह से मे बी आपको जो है उसकी एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ सकती हैं। ये हम लोग जो है जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी मैं अभी आपको, तो आप उसमें देखिएगा। एन अकाउंट मे नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड इन एन अकाउंट एट ऑल। जो इसमें अकाउंट है मे बी वो उसमें जो है उसकी कोई रिकॉर्डिंग ना हुई भी हो, ठीक है, कोई इसको रिकॉर्ड ना हुआ हो, लेकिन जो उसकी अमाउंट विल हैव टू बी रिकॉर्डेड बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड सो दैट द इंफॉर्मेशन विल बी रिकॉर्डेड। सो यहाँ पे क्या है कि अकाउंट मे नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड इन अकाउंट एट ऑल। जो कोई उसकी एक अमाउंट है वो मे बी शायद बिल्कुल भी रिकॉर्ड ना की गई भी हो अकाउंट में। जब अकाउंट में कोई रिकॉर्डिंग ना की गई हुई है तो एक वो एरर होता है, ठीक है। तो अमाउंट विल हैव टू बी रिकॉर्डेड बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड सो दैट ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी करेक्ट। जो यहाँ पे आपकी तमाम जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको फिर से देखनी पड़ती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ताकि आप उसको करेक्टली आप जो की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई हुई है, कोई उसमें मसला तो नहीं है, क्योंकि वो आगे जाके आपके लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट। आपके पास क्या होता है? इंटरेस्ट इज़ अ रेंटल चार्ज फॉर द यूज़ ऑफ मनी। जितना भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, एक पैसा आपने लोन लिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो आप उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हो और उस पैसे को इस्तेमाल करते हुए उस पर जो आपको चार्जेस लगेंगे उस पैसे पे, वो आपको इंटरेस्ट के तौर पे जो है वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आपने लोन लिया है तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। जो आप उस मनी पे आप दोगे वो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इट इज़ कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रिंसिपल, ठीक है। आप उसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करते हो जब आप उसको कंप्यूट कर रहे होते हो कि कितना हमें इंटरेस्ट पे करना है, और बोरोड अमाउंट बाय द इंटरेस्ट रेट एंड बाय द पीरियड ऑफ टाइम इन्वॉल्व, जितना उसमें टाइम इन्वॉल्व होता है उसके हिसाब से। सिंस द इंटरेस्ट रेट इज़ एन एनुअल रेट, जो आपके पास इंटरेस्ट रेट होता है वो आपके पास एनुअल रेट होता है। टाइम पीरियड मस्ट आल्सो बी एन एनुअल पीरियड। जो आपके पास जो एनुअल आपके पास जो है ना इंटरेस्ट रेट आपके सालाना फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे पे करना है, लेकिन मोस्टली इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका मंथली भी हो सकता है, आपका सेमी एनुअल भी हो सकता है, आपका क्वार्टरली भी हो सकता है, और आपका जो है एनुअल भी हो सकता है। तो एनुअली जो है आपका मतलब आप ये समझिए आपका जो है ना आपने सालाना पे करना है। सो यहाँ पे आपका टाइम पीरियड मस्ट आल्सो बी एन एनुअल पीरियड, ठीक है। जो आपका टाइम पीरियड है वो भी आपका एनुअल पीरियड ही होगा। अगर आपने जुलाई में लिया तो जुलाई टू जुलाई आपका जो है वो एक साल बनेगा। इफ़ द टाइम इज़ गिवन इन मंथ्स, अगर आपका टाइम पीरियड जो है वो एक मंथ्स में गिवन होगा, देन द टाइम फ्रैक्शन विल हैव 12 इन द डिनोमिनेटर। तो फिर आप उसकी जो टाइम देंगे वो आप डिनोमिनेटर में 12 ही लिखेंगे, ठीक है, एक मंथ में। सो ये आपके पास फॉर्मूला बनता है। सिंस द इंटरेस्ट रेट इज़ एन एनुअल रेट, जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो एनुअल रेट है। जो आपका टाइम पीरियड है वो मस्ट आल्सो बी एन एनुअल पीरियड, जो आपका टाइम पीरियड है वो भी आपका एनुअल पीरियड ही होना चाहिए। इफ़ अ कंपनी बोरोज 12,000, अगर कंपनी जो है वो 12,000 बोरो करती है 10% फॉर 3 मंथ्स। अगर कंपनी जो है बोरो करती है 12,000 एट 10, अच्छा कंपनी बोरो करिए 12,000, ठीक है, 10% पे 3 महीने के लिए, एंड 1 मंथ हैज़ elapsed, ठीक है, और 1 मंथ का जो है वो जो elapsed एंड accumulated इंटरेस्ट इज़ computed एज फॉलोज। सो यहाँ पे 1 महीने का अगर उसने जो है 10 months फॉर 3 months, तो यहाँ पे इफ़ कंप्यूटेड
तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये बनेगा, 12,000 को मल्टीप्लाई बाय 10% आपका कितना बनता है, 10 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.10। ठीक है। सो अगर आपने सिर्फ एक महीने का निकालना है, वो ये सिंपल सी बात ये कह रहा है कि अगर आपको एक महीने का पहले निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 से और मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 12 से, तो आपके पास आ जाएगा 100। तो आप क्या करते हो, उसमें जो मर्ज़ी लिखा हो, लेकिन आपके जो है उसमें लिखा होगा कि आपने जो है इसमें 3 महीने के लिए उसने बोरो किया है, तो 3 महीने के लिए आपने जो है उस पर 12 की जगह आप 3 नहीं लिख सकते, आपको 12 ही लिखना पड़ेगा। आपको 12 लिख के आपको पता चलेगा कि एक महीने के लिए आपका कितना इंटरेस्ट चार्ज होता है। सही है। सो यहाँ पे सिंस द इंटरेस्ट रेट इज़ एन एनुअल रेट, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट एनुअल रेट था, टाइम पीरियड मस्ट आल्सो बी एन एनुअल पीरियड, जो आपका इन टाइम पीरियड है वो भी आपका क्या होगा, एक एनुअल पीरियड होगा। इफ द टाइम इज़ गिवन इन डेज, अगर आपके पास जो है टाइम जो है वो गिवन हुआ डेज़ में, तो आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन में जो आप जहाँ पे आपने 12 लिखा हुआ है वहाँ पे आप ना 360 लिखोगे। अगर वो आपको जो है वो बैंकर ईयर्स पे, बॉबटेल या बैंकर ईयर्स पे आपको 360 डेज़ लिखने पड़ेंगे, और या फिर आपको 365 जो है वो डिनोमिनेटर में लिखने पड़ेंगे। लेकिन बेसिकली मोस्टली अगर आपने बैंक से लिया हो तो डैट इज़ 360, और अगर आपने जो है बैंक से नहीं लिया हुआ, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया हुआ, तो डैट इज़ 365। अच्छा, सिंस द इंटरेस्ट रेट इज़ एन एनुअल रेट, द टाइम पीरियड मस्ट आल्सो बी एन एनुअल पीरियड, जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो एनुअल है, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो भी एनुअल होगा। जो नंबर आप डिनोमिनेटर में यूज़ करोगे, जहाँ पे 12 लिखा हुआ था वहाँ पे आप 360 लिखोगे। ठीक है, क्योंकि वो आपकी जो है वो कंप्यूटेशन को अरेज कर देगा। जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो एनुअल रेट है, जो टाइम पीरियड है वो उसके लिए, तो वो बार बार वही बात कर रहा है। अगर आपका वो कहता है इंटरेस्ट रेट आपका एनुअली, आपने इंटरेस्ट रेट पे करना है, तो टाइम पीरियड भी आपका एनुअली होगा। जो नंबर 360 है वो आप आल्सो यूज बाय सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिकॉज इट रिजल्ट्स इन मोर इंटरेस्ट फॉर देम। 360 वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे वो जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्या है, 12,000 को मल्टीप्लाई करें 10% से, मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है 90 डेज़, क्योंकि उसने कहा हुआ है 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स का आपको जो है उसने कहा हुआ है जो 3 महीने के लिए उसने लिया हुआ है। ठीक है, तो 90 डिवाइडेड बाय 360 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90 डेज़ में जो है ना, मतलब कि 3 महीने का कितना इंटरेस्ट वो बनेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करें 12,000 को मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 365, तो आपको पता चलेगा दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आप कैलकुलेट करके देखिएगा। सो यहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट पेबल आपके पास क्या होता है, इंटरेस्ट पेबल आप कैसे लिखेंगे, इंटरेस्ट पेबल्स जो है वो आपके पास आपकी लाइबिलिटी बनती है अभी, यानी कि आपने इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं किया लेकिन आपको पे करना है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो आपके पास क्या होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके पास जो है चला जाएगा आपके एक्सपेंस अकाउंट में, इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, और वहाँ पे आपके जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके पास आ जाता है 133, और इंटरेस्ट पेबल आपके पास 133 होगा, वो आपकी लाइबिलिटी में चला जाएगा। इंटरेस्ट पेबल आपकी लाइबिलिटी में होगा, तमाम पेबल्स जो जितने भी होते हैं वो याद रखिएगा, वो सब के सब आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस जब आपके पास हो गया है 133, यानी कि आपका इंटरेस्ट हो गया है, आपने उसके जो कर्ज़ा लिया था उसको इस्तेमाल किया और उसको आपको 133 आपने उसको पेमेंट करनी है। सो वो डैट इज़ 133 आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट पेबल आपके पास 133 चला जाएगा। रेंट आपके पास क्या होता है, इफ़ रेंट इज़ प्रीपेड देन एन टाइम लैप्स दैट एसेट इज़ यूज्ड अप और कंज्यूम्ड एंड एन एक्सपेंसेस इंकर्ड। जो आपका एक रेंट है वो आपने क्या किया हुआ है, आपने पहले से फॉर एग्जांपल आपने जो है ना, इफ़ रेंट इज़ प्रीपेड, आपने पहले से जो है पेमेंट इन एडवांस की हुई थी, तो उसके हिसाब से जो आपका टाइम लैप्स है उसमें आप चेक करते हो कि एसेट कितना यूज़ हो चुका हुआ है, कितना कंज्यूम हो चुका हुआ है, और इसका एक्सपेंस जो है वो कितना इंकर हो चुका हुआ है।
अगर बिजनेसेस जो है वो प्रीपे अगर आपने प्रीपे किया मैं 6,000 फॉर 5 मंथ्स, ठीक है, 6,000 आपने जो है वो प्रीपेड आपने जो है ना पहले से एक किराया दिया हुआ है 5 महीने के लिए, तो वर्थ ऑफ रेंट, तो इसका मतलब है इफ़ अगर 2 मंथ्स जो है उसका जो है आपने आपके गुजर चुके हुए हैं और द बिजनेस हैज़ इंकर 2,400 ऑफ एक्सपेंस, ठीक है, यानी कि 2 महीने में उसका 2,400 हो गया हुआ है और 1,200 पर मंथ फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। सो अब आपके पास जो है सिर्फ 1,200 रह गया हुआ है, सही है। सो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, द सेम इज़ ट्रू फॉर अदर आइटम्स पेड इन एडवांस सच एज इंश्योरेंस। जो आपका सेम जो है इसमें जो आपने बाकी के अदर आइटम्स जो हैं वो आपने पे किए हुए हैं एडवांस में, सेम इंश्योरेंस का भी आपका सेम केस चलता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 6,000 को डिवाइडेड बाय 5 करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि एक महीने का जो आपका किराया वो कितना बनता है, 1,200 बनता है पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वो आपका जो प्रीपेड रेंट है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रेंट प्रीपेड रेंट एक्सपेंस जो है वो 1,000 है, ठीक है, और आपका प्रीपेड रेंट जो है वो आपका बनता है 1,000, ठीक है। सो दैट इज़ आपका जो है प्रीपेड रेंट जो है आपका एक्सपेंस हो गया हुआ है, तो प्रीपेड रेंट जो है वो आपके एसेट में आप ने जो ऐड किया होता है उसमें से आप 1,000 माइनस कर दोगे, और रेंट एक्सपेंस आपके पास जो है क्योंकि आपका एक्सपेंस हो चुका हुआ है तो आप उसको जो है रेंट एक्सपेंस को आप अपने एक्सपेंस अकाउंट में से लिख दोगे। डेप्रिसिएशन आपके पास क्या होती है, डेप्रिसिएशन शोज दैट एन एसेट सच एज इक्विलेंट और अ बिल्डिंग इज़ वेयरिंग आउट एंड बीइंग यूज्ड अप। सो यहाँ पे आपकी डेप्रिसिएशन क्या शो करती है कि आपका जो एसेट है सच एज इक्विपमेंट, कोई सा भी इक्विपमेंट है या बिल्डिंग है आपकी जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो उसकी जो है वर्थ वेयरिंग आउट हो रही है, उसकी जो है वैल्यू जो है वो पहले से थोड़ी सी कम हो रही है जैसे जैसे आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो आप कंप्यूट करते हो डिवाइडिंग द एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ, जो से भी आपकी एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ होती है उसकी आपकी बिल्डिंग की इक्विपमेंट की, जोन सा भी आपका एसेट है, और एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। उस हिस्टोरिकल कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जिस पे आपने बिल्डिंग को और उसको परचेज़ की है, ठीक है, या आपकी बनी है टोटल कॉस्ट। सो उसमें से आप साल्वेज वैल्यू को माइनस करते हो एस्टिमेटेड बाय द बिजनेस। सो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि आपके पास अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक मशीन है, उसकी कॉस्ट है 5,000, ठीक है, और उसकी साल्वेज वैल्यू है 500, साल्वेज वैल्यू उसकी गिवन होती है हमेशा याद, या फिर उसको रेजिडुअल वैल्यू भी कहा जाता है, विद अ यूज़फुल लाइफ और 5 ईयर्स, ठीक है, उसकी 5 साल की यूज़फुल लाइफ है, तो इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर विल बी 900। आप कैलकुलेट कर सकते हो 5,000 में से माइनस कर दें आप 500 और उसको डिवाइडेड बाय कर दें 5 ईयर्स से, जो सा भी आंसर आएगा 5,000 को माइनस करके 500 से, तो आप उसको डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स करेंगे तो आपके पास 900 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास क्या आ गया, 208 आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ। डेप्रिसिएशन में फॉर एग्जांपल आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 208, ठीक है, और इक्विपमेंट का आपने जो है वो डेप्रिसिएशन किया हुआ है तो वो आप माइनस करोगे एसेट में से 208, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है इक्विपमेंट में से जो आपका कैसे माइनस होगा, क्योंकि हम लोग जो है डेप्रिसिएशन में से जब एंट्री पास करते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है वो ऐसे इक्विपमेंट की जो मेन वैल्यू प्राइस है, फॉर एग्जांपल आपका इक्विपमेंट जो था वो 3,000 का था, उसमें से 208 क्योंकि इतना आपका एक्सपेंस हो गया, इतना आपने उसको इस्तेमाल किया तो आप उसमें से माइनस करते हो, तो इक्विपमेंट की अगर प्राइस है 3,000 की तो आप उसमें से 208 को माइनस करोगे, ठीक है, एसेट में से, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो चला जाता है आपका सीधा सीधा इनकम स्टेटमेंट में। अच्छा, अनअर्न रेवेन्यू आपका क्या होता है, इफ़ अ कंपनी हैज़ अनअर्न रेवेन्यू देन इट मे हैव अर्न रेवेन्यू एज टाइम फॉर लैप्स्ड बिकॉज इट हैज़ प्रोवाइडेड द सर्विसेज टू द कस्टमर। अब जो कंपनी है यहाँ पे अनअर्न रेवेन्यू जो इसका है कि वो अभी अर्न करती है, मतलब उसने अभी अर्न नहीं किया हुआ और उसको इन एडवांस पेमेंट हो गई है, जैसे जैसे
टाइम गुजरता जाएगा वो जो उसका अर्न रेवेन्यू है वो उसका अर्न में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, सिंपल से इसका बात ये जो आपकी अर्न रेवेन्यू होता है वो आपकी लाइबिलिटी होता है। ठीक है, वो जैसे जैसे वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वैसे वैसे वो रेवेन्यू गेन करेगा और उसकी अर्न रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। सो अर्न रेवेन्यू जो है इस तरीके से है कि यानी कि आपके पास एक मैगज़ीन है कि एग्जांपल है कि यहाँ पे उसने 3 मंथ्स का जो है वर्थ मैगजीन हैव बीन सेंड टू द सब्सक्राइबर, देन द कंपनी विल रिड्यूस इट्स लायबिलिटी एंड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू बाय $6। सही। सो इसमें देखें इसने 3 मंथ्स के लिए जो है ना वर्थ ऑफ मैगजीन है इसका, जो उसने 3 मंथ्स के लिए जो है उसको उसकी जो है मिला है कि 3 मंथ्स वर्थ ऑफ मैगजीन हैव बीन सेंड टू द सब्सक्राइबर। ठीक है, उसके 3 मंथ्स की जो है वो उसने सब्सक्राइबर को दे दिया हुआ है। देन द कंपनी विल रिड्यूस इट्स लायबिलिटी एंड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू बाय 6। सो यहाँ पे जो है इसका बाकी जो है यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि उसके जो 3 मंथ्स का जो वर्थ है वो उसने जो है पेमेंट भेज दिया हुआ है, और $2 जो है पर मंथ के हिसाब से जो है वो उसकी जो थी वो वर्थ थी। ठीक है, यानी कि $2 के हिसाब से वो उसकी जो है मैगज़ीन का जो है प्राइस थी, यानी कि हर महीने में वो $2 का एक मैगज़ीन था। ठीक है, तो तीन वो ऑलरेडी सेंड कर चुका हुआ है, तो 3 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से तो आपके पास आंसर 6 आएगा। सो अर्न रेवेन्यू आपके इसके पर क्या होता है, आप अर्न रेवेन्यू को जो है आपके पास सर्विस रेवेन्यू होता है आपके पास। ठीक है, 50 का, और आप उसको लिख दोगे सर्विस रेवेन्यू 50 में, अर्न रेवेन्यू आपके पास हो जाएगा 50 में। ठीक है, आप उसको अर्न रेवेन्यू जैसे आपका अर्न हो चुका है आप क्या करोगे, सर्विस रेवेन्यू में लिखोगे और अर्न रेवेन्यू में से -50 कर दोगे अपनी लाइबिलिटी में से, जो आपके अर्न रेवेन्यू में फॉर एग्जांपल पहले 100 था, अब आप उसमें से -50 करोगे तो आपके पास 50 रह जाएगा। ठीक है, विड्रॉल बाय ओनर्स, विड्रॉल बाय ओनर्स या ओनर्स की ड्राइंग्स आप किसको कहते हो, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, ये ओनर पता है इसमें से होता है कुछ ऐसे है कि ओनर अगर कुछ भी बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता है, कुछ निकालता है, तो उसको आप जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हो ओनर्स की जो ओनर्स की यहाँ पे आपके पास जो है ओनर्स इक्विटी में से ओनर का कैपिटल जो सा होता है। ठीक है, सो ड्राइंग्स जो होती हैं वो आपकी ओनर्स के कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सो यहाँ पे देखिए आपके पास जो है विड्रॉल जो है ड्राइंग्स आपने -100 आपकी जो है ओनर्स इक्विटी में आ जाता है। कैश भी आपका क्या आ गया है एसेट में -100 हो गया है। ठीक है, कैश से भी आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो और कैपिटल से भी, यानी कि जो आपका ओनर्स की कैपिटल है आप वहाँ से भी उसको 100 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो। अच्छा, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के जो की पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए वो आपके पास कौन कौन से हैं, कि इसकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अफेक्ट किसको करती हैं, ओनर्स इक्विटी को। ओनर इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ करता है ओनर इक्विटी को। ओनर्स विड्रॉल्स डिक्रीज़ करते हैं ओनर्स की इक्विटी को। ओनर्स की इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज़ करेगी, ओनर्स अगर पैसा निकालेंगे बिजनेस से, विड्रॉल्स उसको कहते हैं जो आपके पैसा वो निकालते हैं, सो वो आपके क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे आपके ओनर्स इक्विटी को। रेवेन्यू क्या करेगा आपका, इंक्रीज़ करता है ओनर्स इक्विटी को। एक्सपेंसेस क्या करते हैं आपके, डिक्रीज़ करते हैं ओनर्स इक्विटी को। सही है। अच्छा, यहाँ पे एंड में जो है सिंपल मैं आपको बता दूं कि सिंपल बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है। सिंपल जो आपके पास बैलेंस शीट होती है उसमें तो आपके पास सबसे पहले आते हैं एसेट्स, फिर उसके बाद नीचे आते हैं लायबिलिटीज़, फिर उसके बाद आप लिखते हो ओनर्स इक्विटी, ये तो आपको पता है। जो आपके पास होती है इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट आपके पास क्या होती है, सबसे पहले आप रेवेन्यू लिखते हो। रेवेन्यू जाता है आपके पास आपके क्रेडिट साइड पे। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके एक्सपेंसेस, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे आपके पास हो जाते हैं आपके डेबिट साइड पे। ओके,
सो आपके जब आप रेवेन्यू आपके पास जो भी है आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो डेबिट साइड से अपनी, ठीक है। आपके पास आ जाता है, आपके पास एंड में आ जाता है आपकी नेट इनकम आ जाता है या नेट लॉस आ जाता है। नेट इनकम, नेट लॉस। नेट इनकम तब होता है जब आपके पास जो है पॉजिटिव में वैल्यू आती है। नेट लॉस तब होता है जब आपके पास जो है नेगेटिव में वैल्यू आ रही होती है, ठीक है। आपके इसका नेगेटिव में वैल्यू आ रही हो तो नेट लॉस, ऐसे एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हैं और आपका जो रेवेन्यू है वो कम है, सही है। और अगर आपके रेवेन्यू ज़्यादा होते हैं और एक्सपेंसेस आपका कम होता है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है तो इसका मतलब है कि नेट लॉस अगर आपके पास है तो इसका मतलब है कि आपका जो है एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं आपके रेवेन्यू से, और नेट इनकम है तो इसका मतलब आपके रेवेन्यू ज़्यादा हैं आपके इनकम से, यानी कि आप कमा ज़्यादा रहे हो खर्चा कम कर रहे हो। और अगर आपके नेट लॉस आ जाता है तो इसका मतलब आप खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहे हो, कमा इतना नहीं रहे हो। सो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, द एंड रिजल्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस इज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो आपके पास सबसे पहले क्या आता है, बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट आपकी क्या शो कर रही है, फर्म्स की एसेट, लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी को एट वन पॉइंट इन टाइम। जो आपके पास द डेट इन द बैलेंस शीट विल बी अ सिंगल डेट सच एज दिसंबर 31 और जून 30। सो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, हर बैलेंस शीट की आप डेट बताते हो कि मैंने इसको मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ठीक है। सो वहाँ पे आप सिंगल डेट शो करते हो और वहाँ पे आपके पास जो है उसमें आपके पास एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होते हैं, ओनर्स इक्विटी होती है। ये आपके पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ठीक है। बैलेंस शीट में आपके पास सिर्फ इतनी ही चीज़ें आती हैं। आप यहाँ पे देख लें, आपके पास कहीं पे भी आपके एक्सपेंसेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सब यहाँ पे आपके पास सिर्फ जो है कि एसेट्स में आपके पास प्रीपेड रेंट है और अनअर्न्ड रेवेन्यू का आप लाइबिलिटी में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास जो होते हैं बेसिकली बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, एक एक चीज़ को एक एक उसको देख लीजिएगा। जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो आपके पास क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट आपकी समराइज होती है कि आपने कितना कमाया है और कितना खर्चा किया है पूरे उस टाइम पीरियड में, एक महीने में, एक साल में। सो यहाँ पे आपके पास जो है द डेट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट विल बी अ फ्रेज सच एज फॉर द मंथ एंडेड जुलाई 31 और फॉर द एंड ईयर एंडेड दिसंबर 31। सो यहाँ पे आपके पास जो है उसमें आपके पास या तो वो मंथ की होती है या फिर वो साल की होती है। जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो आप रेवेन्यू अगर आपके एक्सीड्स कर दें तो मैंने आपको बताया था कि आपके जो है वो नेट इनकम होता है, रेवेन्यू ज़्यादा हो तो, और अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए तो वो नेट लॉस होता है, वो कंपनी पे नेगेटिव वे में शो कर रहा होता है। जो ओनली रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो अपीयर होते हैं आपके इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। इनको आप अलहदा से करके लिखते हो अपने इनकम स्टेटमेंट में। जो स्टूडेंट्स जो हैं वो कभी कभी ऐसी गलती कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि जो इनका जो कैश है वो उनका बहुत अच्छी चीज़ है और वो उसको अपील करता है इनकम स्टेटमेंट में, या कुछ वो इस तरीके से गलती कर देते हैं, उसको बाज़ दफ़ा बैलेंस शीट को इनकम स्टेटमेंट को भी मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है। जो कैश होता है वो आपका एसेट होता है और वो आपका जो है बैलेंस शीट में अपीयर होता है, ठीक है। तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट कैसे होती है, इनकम स्टेटमेंट आपके पास ऐसे होती है। रेवेन्यूज़ में आपके पास होते हैं सेल्स, सर्विसेज, या फिर आपके रिटेन अर्निंग्स भी जो होते हैं वो आपके इधर ही आ रहे होते हैं, ठीक है। सो आपके पास जो है बुक में कुछ जगह पे रिटेन अर्निंग भी गिवन है। सो यहाँ पे आपके पास जो है रिटेन अर्निंग के लिए जो है ना आपकी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग अलहदा से बनती है। एक बात याद रखिएगा, रेवेन्यूज़ आपके अलहदा होते हैं, सेल्स यहाँ पे आएगा, सर्विसेज यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा टोटल रेवेन्यूज़। एक्सपेंसेस में आपके पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, एक्सपेंसेस आ जाएगा, ठीक है। सो ये रेंट एक्सपेंस, सैलरी के साथ एक्सपेंस लिखिएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखिएगा, यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके, ठीक है। और फिर आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, जो आपके पास रेवेन्यू होता है वो हमेशा आपका किस साइड पे होता है, डेबिट साइड पे होता है, डेबिट साइड पे करके लिखिएगा। और यहाँ पे आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड पे होते हैं। सो यहाँ पे आपके पास जो स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी है, जो स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी है वो आपके समराइज करती है चेंजेस दैट लुक प्लेस इन ओनर्स इक्विटी ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू।
जो स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी है वो आपके समराइज़ करती है जो आपके चेंजेस होते हैं जो आपके प्लेस कर रहा होता है ओनर्स इक्विटी में, ठीक है। एंड में हम स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी भी बनाते हैं। सो यहाँ पे आपके स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी में क्या है, इट विल हैव द सेम डेट एज डज द इनकम स्टेटमेंट, उसकी बिल्कुल सेम डेट होती है जो इनकम स्टेटमेंट की होती है, और वो शो कर रहा होता है रिजल्ट्स को जो उसके ओवर पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, नॉट जस्ट वन पॉइंट इन टाइम, ठीक है। जो ओवर द पीरियड होते हैं उसको वो शो कर रहा होता है, ना कि वो एक टाइम के यानी कि एक महीने के, कुछ दिनों के, ठीक है। तो स्टेटमेंट स्टार्ट्स विद द बिगनिंग बैलेंस ऑफ ओनर्स इक्विटी एंड एड्स इन एनी ओनर्स इन्वेस्टमेंट एंड नेट इनकम। तो ये ओनर्स की जो इन्वेस्टमेंट है और इसमें नेट इनकम को इसमें जो है एडअप किया जाता है, और अगर ओनर ने जो है इसमें से कुछ विड्रॉल किया हुआ है तो वो जो है या उसका नेट लॉस हुआ हुआ है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। नेट इनकम होगा तो ओनर्स इक्विटी में हम लोग एडअप कर देंगे, नेट लॉस होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, विड्रॉल्स जो किए हुए हैं उसने वो भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अ बिजनेस विल हैव ईदर नेट इनकम और नेट लॉस और बोथ, या तो फिर वो दोनों ही हो सकता है। प्रॉफिट और लॉस अगर आपका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इक्वल हो जाते हैं तो वो बोथ भी हो सकता है, ठीक है। नेट लॉस आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा है, ठीक है, नेट इनकम आपके रेवेन्यू ज़्यादा है, तो आपके जो है वो ओनर्स इक्विटी ऐसे बनती है। बैलेंस आपका जनवरी 1 में क्या है, क्योंकि ये कंपनी ज़रा अभी शुरू हुई है तो यहाँ पे आपके पास जो है स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी कुछ ऐसे बनेगी। बैलेंस जनवरी 1 ज़ीरो, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स जो अभी अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट आई है, पिछले महीने का जो था वो या पिछले साल का जो बैलेंस था वो उसके पास नहीं है, ठीक है। तो इस डैट्स इज़ ज़ीरो, अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। इन्वेस्टमेंट बाय ओनर 50,000, नेट इनकम कितनी आ गई 289, ठीक है। जो उसके जो आपके उधर से आ रही नेट इनकम जो आपकी इनकम स्टेटमेंट से आएगी, ठीक है। विड्रॉल बाय ओनर्स, कितना विड्रॉल आपने किया है ओनर्स का, वो आपका 100 है। सो यानी कि विड्रॉल ओनर ने किया है 100 बीच में से बिजनेस के निकाला था तो वो उसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास टोटल बैलेंस आ जाएगा 50,189, ठीक है। सो ये आज तक के लिए जो है ना रिलेशनशिप बिटवीन बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। एक बैलेंस शीट तो आपकी एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती है, ओनर्स इक्विटी होती है। जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो आपके रेवेन्यूज़, कितना आपने गेन किया, कितना खर्चा किया, वो ये बता रही होती है, ठीक है। कि आपके नेट इनकम में कितना चेंज आ रहा है, ओनर्स की कंट्रीब्यूशन कितनी है, और इसमें ओनर्स के विड्रॉल्स, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी यहाँ पे शो हो रही होती हैं। ओनर्स इक्विटी कितनी है, ठीक है। ये अब तक हमने जो है ना ये वाली चीज़ें पढ़ ली नहीं है। सो यहाँ तक हमारे लिए जो है ना ये वाला पोर्शन हमारे लिए यहाँ तक ही बहुत है। सो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग जो है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को और ओनर्स इक्विटी को अच्छी तरह समझेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं।